हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशोंदी और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स मेजर पेपर 1। ओके, और क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आपको अगर पता है नहीं है बता देती हूँ कि हमारा क्या चलता है। ज्ञान सागर ऐप चलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको ये सारा नोट्स मिलेगा, ठीक है। नोट्स मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। और नॉट ओनली कि खाली मेजर पेपर मिल रहा है, साथ ही में आपका ईसी पेपर, एमडीसी पेपर, एसी पेपर जो भी होता है सारा वहाँ पे मिलेगा। तो भी जो भी इच्छुक रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, वो जाके बाय कर ले। अदरवाइज़ आपको वीडियो से हो रहा है तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहीं से पीडीएफ वहीं ऐप में मिलेगा आपको। ओके, क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेजर पेपर आपका 1 है और ब्रिटिश पोइट्री 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम चौसर टू दी ट्रांजिशनल पोइट्स। तो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए भाई, तो चौसर वर्ड कहाँ से आया, तो जेफरी चौसर पूरा नाम है, जिसको इंग्लिश पोएट का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम चौसर टू द ट्रांजिशनल पोएट। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशनल पोएट भी आ रहा है, तो इसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए, ट्रांजिशनल पोएट कौन है भाई, जो ब्रिज का काम किए हैं। भाई कैसा ब्रिज, कौन सा ब्रिज का काम किए, तो देखिए चौसठ से लेके जो शेक्सपियर एरा को जो जोड़ने का काम किए हैं वो क्या कहलाए, हमारे ट्रांजिशनल पोएट कहलाए, ठीक है। जो चौसठ से लेके हमारा जो शेक्सपियरियन एरा है उसको जोड़ने का जो काम किए वही क्या कहलाए, ट्रांजिशनल पोएट कहलाए। ओके, और इसमें क्या हुआ भाई, तो क्यों ये लोग ट्रांजिशनल पोएट कहलाए, कुछ तो इसकी विशेषता, कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना, एट्रीब्यूट होगा। तो देखिए, पहले तो ये स्टार्ट किए चौसर का ही स्टाइल, जो उनका भाषा था वहाँ पे लिखने का, वो उसी से स्टार्ट किए। लेकिन लिखते लिखते क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज आया। देखा गया कि लोग अब इमिटेशन से इनोवेशन की तरह जा रहे हैं, ठीक है। देखा गया कि जो हमारा पहला इंग्लिश था, अब जो मिडिल इंग्लिश था उससे होके किसकी ओर जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश की ओर जा रहा है। अब धर्म और ये कब छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं, उससे कम होके लोग क्या, राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, मतलब मानवता का वहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ इसका प्रॉपर्टी था, इसीलिए यहाँ पे इसको इमिटेट टू इनोवेशन भी कहते हैं, उसके बाद लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो ये सब इसका कुछ खासियत है। अब मैं वीडियो को ऑफ कर देती हूँ। अब हम लोग सिलेबस को पहले देख लेते हैं, फिर जो आपका फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब अलग अलग प्रकार हैं, रूप है, उसको वहाँ पे समझेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए आपका यूनिट 1 में, यूनिट 1 में क्या है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो लिरिक है, एल्गी है, सोनेट है, ओडे है, एपिक है, बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मॉक एपिक है, ये सब है। अब कुछ लिटरेरी टर्म्स है, तो क्या क्या है भाई, जिसको हम लोग अलंकार भी बोलते हैं। तो देखिए, सिमले है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ओनोमेटापोया है, इमेजरी है, सिम्बॉल है, कंसीट है, एलोगोरी है, स्टेयर है, विट है, आयरोनी है, ठीक है, और राइम है। ये सब हम लोग को सब पढ़ना और हम लोग सब देखेंगे इसको। ओके, यूनिट 2 में आपका देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, तो द एज ऑफ चौसर पढ़ना है, एलिजाबेथन पोइट्री पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री और ट्रांजिशनल पोइट्री, ये सब आपको पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका इसमें। तो देखिए यूनिट 3 में देखिए क्या है, एडमंड स्पेंसर का आपको लाइक एज अ हंट्समैन पढ़ना है, फिर विलियम शेक्सपियर का सोनेट 60 पढ़ना है, जॉन डोने का द सनी राइजिंग पढ़ना है, एंड्रयू का क्या पढ़ना है, टू हिज कोई मिस्ट्रेस पढ़ना है, जॉर्ज हर्बर्ट का क्या पढ़ना है, द पुले पढ़ना है। ओके, ये आपको करना कैसे है, आप शॉर्ट में समरी देखो, या जाके आप चैट जीपीटी से जाके इसका शॉर्ट समरी टाइप करो टेक्स्ट में, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लेना। सबका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-10 मिनट सबको भी पढ़ोगे तो सारा एटलीस्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, यूनिट 4 में देखिए, अलेक्जेंडर पॉप का क्या है, ऑडे ऑन सॉलिट्यूड है, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जॉन ड्राइडेन का मैक फ्लैकोने है, और विलियम ब्लैक का क्या है, द चिमनी स्वीपर। ओके, इतना आपको पढ़ना है, सारा क्या है, पोयम है। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले देखिए, आप इसको स्किप मत करना कि ये सोच के कि 1 मार्क्स वाला हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे बेस बनता है, ठीक है, बेस बनता है, आगे जाके तभी आपको समझ में आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं ना आप रट के जाइएगा बच्चा जैसे, तो पहले कुछ तो समझना होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, जैसे टाइप ऑफ क्या है, ये सब पोएट्री है जो लिखा हुआ है, लिरिक है, एल्गी है, सोनेट है, ये सब क्या है, टाइप ऑफ पोएट्री है, फॉर्म है, रूप है, ठीक है, डिफरेंट रूप है, सब तो एक जैसा नहीं लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिरिक। तो लिरिक क्या है भाई, तो अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन और फीलिंग। तो ये क्या होता है हमारा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, क्या होता है, शॉर्ट पोएम होता है जो किसी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इमोशन को, फीलिंग को वो क्या करता है, अपना व्यक्त करता है, ठीक है, हो सकता है राइम में हो। ओके, तो लिरिक्स समझ में आएगा क्या है मैम। तो ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें क्या करता है, अपना कोई पर्सनल इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहलाता है, लिरिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा है क्या है, एल्गी है, ठीक है। एल्गी क्या होता है, अ पोएम रिटेन टू मॉर्न द डेथ ऑफ समवन। इसमें ये क्या है, एक शोक गीत है, हिंदी से इसको क्या बोलेंगे, शोक गीत, ठीक है। शोक गीत हम लोग कब गाते हैं भाई, तो इसमें क्या है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई चीज़ का दुख मनाना रहता है, तो वो क्या होता है, ये दुख भरा पोयम होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। शौक व्यक्त करने का ये जरिया है, ठीक है। थर्ड में है कि सोनेट क्या है। तो सोनेट हम लोग को क्या है पता है भाई, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन अ फिक्स्ड राइम। तो ये एक निश्चित राइम में रहता है, फिक्स्ड राइम में रहता है, ओके। और हमेशा क्या होता है, 14 लाइन्स का ही ये होता है। इसमें कितने, एक ये सोनेट में कितना 14 लाइन रहता है, याद रखना है इसको, ओके। फिर है व्हाट इज एन ऑडे। ऑडे क्या है भाई, तो अ लिरिकल पोएम दैट प्रेजेज अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो एक पोएम है, ये लिरिकल पोएम है, मतलब राइम है, संगीतमय है, और ये क्या करता है, प्रेज करता है, प्रोत्साहित करता है। हो सकता है वो किसी पर्सन को कर रहा, हो सकता है वो किसी ऑब्जेक्ट को कर रहा, हो सकता है वो किसी आइडिया को कर रहा है। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं ये आईना बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिखता है, ऐसे बोलते तो दैट मीन क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेज कर रहे हैं। हो सकता है कोई ब्यूटीफुल लड़की हो, उसका नेचर को, इनर ब्यूटी को हम लोग प्रेज कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है, एडमायर करना, तो वो क्या कहलाता है, ऑडे कहलाता है, ओके। अब लिखा हुआ व्हाट इज एन एपिक। एपिक क्या है भाई, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम डिस्क्राइबिंग हीरोइक डिड्स। तो देखिए ये बहुत लंबा लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है, जैसे हमारा रामायण महाभारत, ये सब क्या है, महाकाव्य है, इसको हिंदी से क्या बोलेंगे, महाकाव्य, ओके। बहुत लंबा होता है, और कोई भी हमारा ऐतिहासिक घटना हो, हीरोइक डेट्स हो, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहता है। जो रामायण महाभारत है इसी का एग्जाम्पल है हमारा एपिक का, ओके। फिर व्हाट इज बैलेड। तो बैलेड 6 में हमारा व्हाट इज बैलेड। तो बैलेड क्या है, नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल लैंग्वेज। देखिए ये क्या होता है, स्टैंजा में बटा हुआ रहता है, ठीक है। आप भी आप स्कूल में देखे होंगे, कुछ इधर लिखा हुआ रहता था, कुछ इधर लिखा हुआ, फिर ऐसे लिखा। तो ये स्टैंजा में बटा हुआ रहता है और किसी सिंपल ड्रामा और या पोएम को यहाँ पे ये बताता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में रहता है। फिर 7 में देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या, अ पोएम विच अ सिंगल स्पीकर एड्रेसेस एन ऑडियंस। जब क्या होता है, एक सिंगल स्पीकर क्या करता है, पूरे उस पोएम को, स्टोरी को जब नरेट करता है, तो वो क्या कहलाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि ऐसा ड्रामा चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड से आता है, वो लोग बस एक्शन कर रहा होता है, तो वो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में है मॉक एपिक। तो मॉक एपिक क्या है भाई, अ पोएम दैट यूजेज एपिक स्टाइल टू डिस्क्राइब अ ट्राइवियल सब्जेक्ट। तो ये क्या होता है भाई, ट्राइवियल वर्ड क्या होता है, तो इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, ठीक है, कोई काम का चीज़ नहीं, बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन उसको क्या बना देना, पूरा सीरियस बना देना, उसको सामाजिक मुद्दा बना देना, और उस पर क्या करना, व्यंग्य करना। ये व्यंग्य करके, मॉक एपिक का मतलब क्या होता है, हास्य, व्यंग्य करना। तो व्यंग्य करके उस चीज़ को यहाँ पे सीरियस इशू बना के बताया जाता है। जैसे कि लॉक ऑफ रेप ऐसे कुछ है, जो उसका जुल्फी थोड़ा कट जाता है तो उसी पे पूरा बवाल मच जाता है। तो वैसा ही कुछ, मतलब इनसिग्निफिकेंट चीज़ जो कुछ वैसा है, खास महत्व नहीं रखता है, लेकिन बहुत बड़ा इशू बन जाता है। फिर देखिए लिटरेरी टर्म्स है हमारे, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले व्हाट इज सिमिले। तो सिमिले क्या है, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। जब हम लोग, ये वाला कब है भाई, कब लगता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसके बीच में, दो
थिंग्स के बीच में करते, हो सकता है वो क्या हो, पूरा डिफरेंट थिंग हो, है कि नहीं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग लाइक अ लायन, ठीक है, मान लो लायन टाइगर कुछ भी बोलो, यू आर लुकिंग लाइक अ टाइगर लायन। तो यहाँ पे लाइक हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका कुछ सिमिलैरिटी देख के कर रहे हैं, वो तो बहुत अलग चीज़ है, एक तो मनुष्य एक जानवर है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, कंपेयर करें दो थिंग को, हमेशा हमेशा करते हैं हम लोग। तो उसी को क्या बोला जाता है, सिमिलर बोला जाता है, जब हम लोग लाइक और एज लगा के कंपेयर करते कि तुम इसके जैसे दिखते हो, ठीक है, तुम तो सलमान खान जैसे दिखते, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, बोलते हैं कि नहीं, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, तुम सलमान खान के जैसे दिखते हो। तो जहाँ पे लाइक एज आपको दिख जाएगा, आप क्या मार देना, सिमले मार देना, ओके। फिर देखिए आपका यहाँ पे मेटाफर है, ठीक, इसका उल्टा होता है, उल्टा नहीं होता है, सेम होता है, मतलब क्या, आप कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट मेटाफर और सिमले में। तो मेटाफर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कंपैरिजन कर देते हैं। ये जो मेटाफर है ना, ये स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे थोड़ा आप क्या बोल सकते हैं, वीक कंपैरिजन होता है, ठीक है, इससे कम होता है, ओके। स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन मतलब क्या, हम अभी क्या बोले, यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, तुम सलमान खान के जैसे दिखते हो, जरूरी नहीं कि उसका सारा सिमिलैरिटी आपका मिले, लेकिन मेटाफर में क्या बोल रहे, यू, अरे तुम तो सलमान खान हो, ऐसे बोलते हो कि नहीं, तुम तो सलमान खान है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट, हाँ भाई तुम दिखता नहीं, तुम है ही, तुम सलमान खान ही है, तो हो रहा है ना कि, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि हाँ भाई सलमान खान का भी ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी होगा। तो समझ में आ रहा है डायरेक्ट कंपैरिजन और थोड़ा वीक कंपैरिजन क्या होता है। चलिए 11 में देखिए, व्हाट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्स्टेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, तो आपका क्या करेगा, सेम कॉन्सोनेंट कोई भी एक लेटर क्या होगा, बार बार वहाँ पे रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। जैसे इंग्लिश में तो अभी मेरे को याद नहीं, हिंदी में है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख ख ख ख आया ना, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार, मतलब एलिट्रेशन हो गया। अब भी आपको कोई वर्ड दिखेगा कि हाँ भाई रिपीट हो रहा है, दैट मीन स्टार्टिंग का, दैट मीन वो क्या है, हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है। चलिए 12 में है, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आपको हिंदी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी थोड़ा बहुत आता होगा, हो सकता है इंग्लिश वाला में थोड़ा कंफ्यूज रहते होंगे। तो मानवीकरण अलंकार में हम लोग क्या बोलते थे, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन का क्वालिटी दे देते हैं, क्या, नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है वैसा को। जैसे कि एक गाना है, आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया, है कि नहीं, आपको देखा तो फूलों को पसीना ऐसा गाना है ना कुछ, मेरे को गाना नहीं आता बट एग्जाम्पल के लिए। तो क्या कभी ये तो ह्यूमन क्वालिटी है कि ह्यूमन को पसीना आता है, क्या फूल को आएगा, तो वो क्या हम लोग दे रहे हैं, उसको क्वालिटी दे रहे हैं नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन को किसका दे रहे हैं, ह्यूमन का क्वालिटी दे रहा है। जैसे कि कविताएं बहुत बार हम लोग को देखते हैं कि बादल आज समझो चादर ओढ़े है, ठीक है, बादल समझो आज काले चादर ओढ़े हैं, ऐसे मतलब कि काला मतलब पानी बरसने वाला है, काला कलर का वो कोट टाइप में पहना हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो चादर कौन ओढ़ता है, ह्यूमन ओढ़ता है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है, ओके। फिर है व्हाट इज ओनोमेटोपोया, ठीक है, तो वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड। इसमें क्या होता है कि जैसे बज, ये सब वर्ड जो आता है ना, हेज, तो ये सबको जो आपको दिखेगा तो समझ जाइए कौन सा अलंकार है, ये वाला, ठीक है, लिटरेरी। फिर आपका 14 में व्हाट इज इमेज, आपको देखिए बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ऐसा कोई मेरा प्रोफेशनल वर्ड या कुछ आ नहीं रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ईजी शब्दों में, ठीक है। तो व्हाट इज इमेजरी, तो लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर, जब आप कुछ पढ़ते हो और आपका मन में क्या पिक्चर आने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजरी, ठीक है। व्हाट, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना जब बचपन में, जो जितना भी रहता है उसमें ज़्यादा हम लोग का वैसा ही पोएम रहता है जो हम लोग कल्पना कर पाए हैं कि नहीं। चलिए व्हाट इज सिंबल, सिंबल क्या है, समथिंग दैट रिप्रेजेंट एट अ डीपर मीनिंग, तो सिंबल प्रतीकात्मक जो कुछ ही खास चीज़ को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो अपने डीप मीनिंग के साथ, ओके। उसके बाद देखिए
कंसीट है, ठीक है। तो अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजन, जब अनलाइक चीज़ या अनयूजुअल चीज़ को हम लोग क्या कर देते, कंपेयर कर देते दो अनलाइक चीज़ में। ओके। फिर व्हाट इज़ एलोगोरी, तो एलोगोरी क्या है भाई, अ स्टोरी और पोएम विद अ हिडन मोरल मीनिंग। जब हम लोग का कोई हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई पोएम पढ़ रहे हैं, उसका वहाँ बोला कुछ और जाता है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, कुछ अलग होता है। तो उसी को हम लोग बोला जाता है क्या, एलोगोरी, ठीक है। फिर है हमारा व्हाट इज स्टेयर, स्टेयर क्या है भाई, अ लिटरेरी टेक्निक यूज टू क्रिटिसाइज सोसाइटी थ्रू ह्यूमर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर और ये लगा के, आयरनी लगा के क्या करते हैं, यहाँ पे व्यंग्य करने का कोशिश करते हैं। व्यंग्य करके क्या करते हैं, मतलब बात को टेढ़ा टोंट मारना। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, आपको फ्रेंड कभी कभी टोंट मारता है ना कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा करते हो ऐसे करके, या फिर कुछ भी। तो आपको वो चीज़, जब वो इनडायरेक्ट कोई चीज़ बोलता है तो ज़्यादा ख़राब लगता है, इंस्टेड ऑफ जब आपको सीधा बोले, तो उसी को बोला जाता है व्यंग्यात्मक। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, ऐसा बहुत बार होता है। तब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, रूम में आके, घर में जाके सो रहे हैं, तब अरे वो ऐसा मेरे को क्यों बोला, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे क्यों बोला वो मेरे को। तो इसी को कहा जाता है स्टेयर, बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक है। 19 में व्हाट इज विट, तो विट क्या है भाई, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लेवर एंड ह्यूमरस आइडियाज। तो ये क्या एक एबिलिटी है, किसको एक्सप्रेस करने को, तो चालाकी और ह्यूमर को, ठीक है। फिर है व्हाट इज आयरनी, आयरनी क्या है, अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेशन जो हमारा उम्मीद होता है और जो हमारा रियलिटी होता है, उसी के बीच के कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस को हम लोग आयरनी कहते हैं। फिर आपको व्हाट इज मीटर, तो मीटर क्या है, अ रिदमिक पैटर्न ऑफ पोएम। तो आप पढ़िएगा आगे जाके, जब आप सेमेस्टर 2-3 में चल जाइएगा, उसका पूरा डीप कि एक फिक्स क्या होता है, पैटर्न होता है। जैसे सोनेट हो गया, वो 14 लाइन का सेम वो म्यूजिकल राइम ये करेगा, फॉलो करेगा, तो उसी को मीटर कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज राइम, राइम क्या है भाई, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द लाइन्स। तो जब रिपीटे राइम, तो आपको पता है कि हम लोग कुछ भी अगर बचपन में बनाते थे पोएम वगैरह, तो लास्ट में खाता पीता सोता, मतलब मान लीजिए ता आ रहा है तो लास्ट में वही लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही सिमिलर साउंड हम लोग एंड ऑफ द लाइन में लाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं, ओके। चलिए, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री से आपका क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो हम लोग पहले ही आपको बात की है कि फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री कौन है, जेफरी चौसर, ठीक है। फादर ऑफ द इंग्लिश कौन है, जेफरी चौसर। फिर है इन विच सेंचुरी डिड चौसर लिव, तो कब ये थे भाई, तो 14 सेंचुरी में, ओके। विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ चौसर, तो जब ये रहेंगे तभी ना कहा जाएगा द लेट 14th सेंचुरी, ओके। विच पीरियड इज नोन फॉर शेक्सपियर एंड स्पेंसर, तो किस एज को कहा गया है, तो एलिजाबेथन एज को कहा गया, वहाँ की क्वीन थी वो, ठीक है। 27 में देखिए, हु रोड द फेरी क्वीन, तो कौन लिखा है, एडमंड स्पेंसर। ये तो आपका सिलेबस में नहीं है ना, तो फेरी क्वीन इसको छोड़ देना है। 28 में देखो, हु इज़ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, तो कौन थे भाई, जॉन डेने थे। 29 में विच पोइटिक मूवमेंट एम्फसाइज्ड इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग, तो क्या है भाई, न्यू क्लासिकल पोएट्री, ओके, न्यू क्लासिकल पोएट्री। 30 में है विच पोएट आर नोन एज ट्रांजिशनल पोएट, तो कौन ट्रांजिशनल पोएट कहलाते हैं, पोएट लाइक विलियम ब्लैक हु ब्रिज्ड न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड। ट्रांजिशनल पोएट उसी को बोलेंगे जो जोड़ने का, ब्रिज का काम करेगा दो डिफरेंट एराज को, एज को, ओके। फिर देखिए, हु रोट लाइक अ हंट्समैन, तो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। हु रोट सोनेट 60, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ओके। हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, तो 154 सोनेट इनका टोटल है, ठीक है। फिर है 34 में हु रोट द सने राइजिंग, तो जॉन डने, सने से डने याद रखना, ठीक है। 35 में देखो, द सने राइजिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री, तो क्या हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोइट्री। 36 में हु रोट टू हिज कोई मिस्ट्रेस, तो एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। फिर है हमारा टू हिज कोई मिस्ट्रेस इन एग्जाम्पल ऑफ विच थीम, तो ये कैसा थीम का है, तो क्रैब डिम सीज द डे,
ओके। 38 में हु रोट द पूले, तो जॉर्ज हर्बर्ट का है। 39 में द पूले इज अ रिलीजियस पोएम अबाउट विच आइडिया, तो ह्यूमन रेस्टलेस लीडिंग टू अ गॉड। द पूले में क्या है कि ह्यूमन कभी क्या करता है, आराम नहीं करता है, ठीक है। 40 में हु रोट ऑडे ऑन सॉलिट्यूड, तो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। फिर हु रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो जॉन मिल्टन ने लिखा है। ये अपने इन ऐसा नहीं है कि जॉन मिल्टन अंधे थे, उनको पहले दिखता था, वो फिर लिखते लिखते वो क्या हो गए, अंधे हो गए, ठीक है, बाद में। तो उनको लगता था कि भाई अब हम भगवान को सेवा कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये लिखते हैं कि भाई हम भगवान को सेवा कैसे करेंगे। वो क्या समझते थे कि हम जो लिख रहे हैं वही भगवान की सेवा कर रहे हैं, और सही बात भी है। ऐसा नहीं है जो अगरबत्ती जलाते वही बस भगवान की सेवा कर रहा हो, ठीक है। तो फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि भगवान को हमारी सेवा की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे करके कुछ है, आप लोग इसको देख लेना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो क्या है, पेशेंस एंड फेथ इन गॉड। फिर 43 हु रोट मैक फ्लैकोनी, तो कौन लिखा है, लिखे हैं जॉन ड्राइडेन। 44 है मैक फ्लैकोनी इज एन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ पोएम, तो स्टैटिकल पोएम मतलब व्यंग्यात्मक, ये इनडायरेक्ट टोन में कुछ बोलना, हंसी मजाक या ऐसे, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। हु रोट द चिन्मय स्वीपर, तो विलियम ब्लैक ने लिखा है। द चिमने स्वीपर अपीयर्स इन विच कलेक्शन, तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री सच एज लिरिक, एल्गी, सोनेट, ऑडे, एपिक एंड बैलेड विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको तो हमने ऊपर डिस्कस कर ही दिया है, साथ ही आप क्या करना, सबके साथ एक एग्जाम्पल अटैच कर देना, तो एकदम मस्त आपका बन जाएगा। आई होप आपको ये सब सारा समझ में आ गया हो कि लिरिक क्या है, एल्गी क्या है, सोनेट क्या है, ऑडे क्या है, एपिक क्या है, बैलेड क्या है। लिरिक क्या था, एक शॉर्ट पोएम था जिसमें एक पर्सनल इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। एल्गी क्या था, ये दुख भरा शौक था, जब किसी की मृत्यु या कोई शौक वाला चीज़ में हम लोग इसको अपना जरिया मानते हैं और बताते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। सोनेट क्या होता है भाई, 14 लाइन्स का पोएम होता है जो रिदमिक होता है। ऑडे क्या था, एपिक क्या था, बैलेड आपको सब याद होगा या फिर इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ में है सारा लिखा हुआ, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एपिक है, बैलेड है, सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोइट्री सच एज सिमिले, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एंड सिंबल। इस पे भी हम लोग बात किए, आपको तो बेसिक समझ में आ गया होगा, साथ ही आप इसका एग्जाम्पल देख ये कर लेना, ठीक है। हर फेस लाइक द मून, यहाँ पे लाइक वर्ड दिख रहा है तो समझ गए क्या है, सिमिले है, लाइक है, एज लगा के आपको करना है। मेटाफर, टाइम इज अ थीप, टाइम को नहीं मानता है कि टाइम चोर जैसा है, टाइम को बोलता है टाइम तो चोरी है कि नहीं, तो वो है। एलिट्रेशन में आप देखिए, अनुप्रास अलंकार में जो खड़क सिंह के खड़कने से बताएं, तो देखिए पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पीपर, ठीक है। तो यहाँ पी हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा एलिट्रेशन हुआ। पर्सोनिफिकेशन देखिए, द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज, तो क्या वो लोग विस्पर करेगा, हम लोग जैसे करते हैं नहीं करेगा, फिर भी मानवीय गुण दिया जा रहा है, किसमें, नॉन ह्यूमन को दिया जा रहा है। ऐसे ही दिया हुआ है सारा, आप इसको कर लेना, ओके। फिर है व्हाट इज सोनेट, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स विद एग्जांपल। तो सोनेट क्या है भाई, 14 लाइन का रिदमिक पोएम होता है, ठीक है। सोनेट कौन सा वर्ड से आया हुआ है, इटालियन वर्ड सोनेटो से आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, लिटिल सॉन्ग, ठीक है, क्या होता है, छोटा गाना, ओके। चलिए फिर इसका आपको पूरा आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या फॉलो करता है, इसका देख लेना। फिर है डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड मॉक एपिक एंड डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या था, जब एक सिंगल स्पीकर पूरे पोएम को एड्रेस करता है ऑडियंस के सामने। और मॉक एपिक क्या था, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम महाकाव्य होता है जिसमें व्यंग्यात्मक होता है, छोटी छोटी चीज़ें, इनसिग्निफिकेंट चीज़ को बहुत बड़ा सीरियस ये बना के मजाक किया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देना इसका कि छोटे छोटे चीज़ों को सामने लाया जाता है, कि कैसे लोग जिसको समय नहीं देना चाहिए उसको भी देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें एक सिंगल स्पीकर रहता है, साइलेंट लिसनर रहता है, ठीक है, और रिविलेशन ऑफ द स्पीकर्स कैरेक्टर होता है, और ड्रामेटिक सिचुएशंस होता है।
मॉक एपिक का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, एपिक स्टाइल एंड लैंग्वेज होता है, मतलब वही लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, ह्यूमरस एंड ट्रिवियल सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रिवियल मतलब इनसिग्निफिकेंट जो ज़्यादा महत्व नहीं रखता होगा, स्टैरिकल टोन मतलब व्यंग्यात्मक, ठीक है। देखिए यही वाला एग्जाम्पल बोल रहे थे अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। फिर यूनिट 2 से डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द एज ऑफ चॉसर इन इंग्लिश पोइट्री, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द एज ऑफ द चॉसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सही बात है, इसलिए इसको तो फादर ऑफ कहा गया है इंग्लिश पोएट, ठीक है। Geoffrey Chaucer lived in 14th century and is often called father of English poetry. His period is known as the Age of Chaucer and makes it beginning of true English poetry. One of the main feature of the age was development of English as a literary language. इसको साहित्य का इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, एक साहित्य भाषा की तरह, ठीक है। बिफोर चॉसर मोस्ट लिटरेरी वर्क्स आर रिटन इन लैटिन और फ्रेंच, तो जो पहले के राइटर्स थे वो अधिकतर किस में लिखते थे, तो लैटिन में लिखते थे, फ्रेंच में लिखते थे। उस टाइम जैसे हम लोग का पहले हिंदी का विकास नहीं हुआ था, वैसे वहाँ इंग्लिश का भी विकास नहीं हुआ था, ठीक है। चॉसर यूज्ड मिडिल इंग्लिश इन हिज राइटिंग एंड मेड इट पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल। अनदर इम्पॉर्टेंट, पहला तो वो क्या किया कि इंग्लिश का डेवलपमेंट किए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, द एज वॉज रियलिज्म, मतलब रियलिटी पे लिखते थे, ठीक है, रियलिस्टिक चीज़ों को लाते थे और मेडिवल सोसाइटी का। हिज वर्क्स डिस्क्राइब डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल सच एज नाइट, मर्चेंट, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल, ये जो वहाँ के जो चर्च में जो रहते हैं प्रीस्ट वगैरह वो लोग को भी दिखाते थे, इवन कॉमन पीपल को भी दिखाते थे, ठीक है। हिज फेमस वर्क द Canterbury tells so wide variety of characters from the medieval society. The poetry of this period was also influenced by Italian and French literature. Chaucer was greatly inspired by writers such as Dante, Petrarch, ठीक है। तो ये सब से मान लीजिए गुरु ही मान लीजिए इंस्पायर है, मोटिवेट हुआ है, तो ठीक है। The age of the Chaucer also introduced humor and austere in poetry. Chaucer used humor to criticize social and religious corruption. जो भ्रष्टाचार हो रहा था धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, इनको उन्होंने भी बहुत व्यंग्यात्मक हंसी वाला चीज़ के साथ सामने लाया है। His poem reflect the social condition of medieval England, और वहाँ का जो स्थिति था, सिचुएशन था, कंडीशन था, उसको भी अपने पोएम के जरिए लाया है। Another important feature was development of narrative poem. Chaucer wrote long narrative poem which told interesting stories. अब यहाँ से ये क्या कि long narrative पहले तो छोटा छोटा लिखा जाता था, जैसे हमारा गद्य का विकास कब हुआ, स्टोरी ड्रामा ये सब का कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ ना, आधुनिक काल में, तो वैसे ही यहाँ पे पहले ही हुआ था, लेकिन कौन किए, देखिए यही किए, चौसर किए, ठीक है। तो ये था। फिर देखिए डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, तो इसमें क्या था कि भाषा का विकास हुआ इंग्लिश का, ठीक है, और यहाँ पे लोग इमिटेशन से किसकी और बढ़े, इनोवेशन की तरह। चौसर के स्टाइल को तो अपनाया, लेकिन साथ ही साथ नए डिमांड को, नए ये को फुलफिल किया, ठीक है। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोनेट फॉर्म, जो वहाँ राइम वाला था शेक्सपियर का, वो वाला भी यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर देखिए स्पिरिट ऑफ रिनायंस ह्यूमनिज्म, अब यहाँ पे मानवता का भी रियलिस्टिक में भी लिखा गया, धर्म और ये के करप्शन से बाहर निकल के मनुष्यता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, उसके पोटेंशियल, उसके इमोशन, उसके अचीवमेंट्स को भी महत्व दिया गया। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, तो ये आप देख लीजिएगा, सारा तो बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए फिर डिस्कस द मेन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। Who are called transitional poet, discuss their importance in English poetry। तो कौन है ट्रांजिशनल पोएट, तो हम लोग बोलें कि ये ब्रिज का काम करते हैं किसके बीच में, न्यू क्लासिकल और रोमांटिक एज में, ठीक है। फिर यूनिट 3 से डिस्कस द टर्म एंड पोएटिक फीचर ऑफ एडमंड स्पेंसर इन पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। तो देखिए इसका थोड़ा सा पहले स्टोरी जान लीजिए आप। इसमें क्या था भाई, जो हमारे एडमंड स्पेंसर है वो अपने आप को, इसमें तो पहला बात कि कंपैरिजन हो रहा है, क्या किसका करें, और ये एक लव रोमांटिक पोएम है, ठीक है, लव रोमांटिक पोएम है। और इसमें जो एडमंड स्पेंसर है वो अपने आप को एक थका हुआ शिकारी बताते हैं, और जो उनकी प्रेमिका है वो एक फुर्तीली डियर,
ठीक है। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब पकड़ में ना आने वाली, ठीक है, हिरन के समान उसको बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि जब ये थक के छोड़ देते हैं तो वो स्वयं क्या करती है, खुद आ जाती है वो डियर हिरन, मतलब इनके प्रेमिका इनके पास। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। ओके। फिर देखिए क्रिटिकली एनालाइज शेक्सपियर सोनेट 60। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि शेक्सपियर सोनेट 60 में आखिर है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, टाइम एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर, टाइम कितना पावरफुल है और इसके पास सब कुछ नष्ट करने का क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्रूर माना गया है, क्रूर माना गया है, ठीक है। तो वही बताया है कि टाइम ऐसा है कि किसी की ब्यूटी के, किसी के पावर को वो क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। जहाँ ना आदमी का 60-70 साल हुआ वो अपने साथ ले गया टाइम, लेकिन जो जो शेक्सपियर लिखे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, जो उसकी प्रशंसा किए हैं, जो उसको एडमायर किए हैं, वो चीज़ क्या हो जाएगा, फॉरएवर के लिए रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। जब भी उसको कोई इंसान पढ़ेगा, अरे वाह इतना सुंदर, तो वो चीज़ क्या है, टाइम टाइम खाली पोइट्री के पास वो पावर है, कोई भी पोइट्री मतलब लिटरेचर के पास, वो साहित्य के पास वो पावर है कि वो चीज़ को वो क्या रख सकता है, जिंदा रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है टाइम को और ये को लेके, ठीक है। इधर बहुत बारिश हो रहा है गाइस। चलिए फिर डिस्कस द थीम ऑफ द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इन जॉन डने पोएम द सन राइजिंग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थीम ऑफ मैसेज ऑफ एंड्रयू मार्वल एंड पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है डिस्कस द थीम ऑफ रिलीजियस मीनिंग ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम द पुले। क्या इसका रिलीजियस मीनिंग है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा पोएम है, आप सारा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट में डिस्कस द थीम ऑफ द मैसेज ऑफ अलेक्जेंडर पोएम्स ऑडे ऑन सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज जॉनी मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है डिस्कस द हिस्टोरिकल एलिमेंट इन जॉन ड्राइडेन पोएम्स मैक फ्लैकोने। नेक्स्ट है डिस्कस द थीम एंड सोशल मैसेज ऑफ विलियम ब्लैक्स पोएम द चिमनी स्वीपर। डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। ये पूरा एंटायर सिलेबस से है, तो एलिजाबेथन में वही आपको लिखना है कि भाषा का विकास हुआ, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे लोग लिख रहे थे, बढ़ावा दिए उसको। फिर डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री विथ रेफरेंस टू जॉन डने। थर्ड में एनालाइज द शेक्सपियर सोनेट 60 एज द पोएम अबाउट टाइम एंड इमोर्टलिटी। इसका सोनेट 60 से टाइम वाला से क्वेश्चन आएगा ही, जो आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो बेसिक से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रहेगा स्टोरी तक ना, तो उसको देख लेना है। क्वेश्चन 4, डिस्कस द थीम ऑफ क्रैब डिम इन एंड्रयू मार्वल्स टू हिज मिस्ट्रेस। डिस्कस द सोशल मैसेज ऑफ विलियम ब्लैक्स द चिमनी स्वीपर। ठीक है, इतना आपका था क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो अभी शायद 18 की कितना से आपका एग्ज़ाम है ना, 18 तो कल ही है यार। अच्छा, जब भी है आपका तो देख लीजिएगा आपका, अगर नहीं समझ में आएगा पीडीएफ पढ़ने से तो एक बार समझ में आ जाएगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बाय।